नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की बात करेंगे। तीरथ सिंह रावत के सीएम बनने के बाद कुछ नए चेहरों के साथ कैबिनेट ने शपथ ली, लेकिन अभी तक मंत्रियों को विभाग नहीं बांटे गए, जिसके बाद विभागों को लेकर अब भी इंतजार है। मंत्रियों के शपथ लेने के बाद अब तक विभागों का बंटवारा नहीं होने की वजह से मंत्रियों में, कार्यकर्ताओं में, अफसरों में गजब की बेचैनी है। हालांकि कहा जा रहा है कि जल्द ही विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा, लेकिन 5 दिन हो चुके हैं, सिर्फ कहा ही जा रहा है। तो नए सीएम मिल गए, मंत्री कौन होंगे ये नाम भी सामने आ गए, लेकिन उन्हें कौन सा विभाग दिया गया, यानी कि किसका और बड़ा कद हो गया, क्योंकि विभागों से कई बार कद भी तय होते हैं। ये एक बात। दूसरी बात ये कि आगे जो है आपको चुनाव में जाना है। विभागों के बहुत सारे प्रोग्राम्स, प्लानिंग्स की बात करें वो अधर में लटकी हुई है, बहुत सारी योजनाएं वो भी पूरी होनी है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, 8-9 महीनों का ही जिक्र बार बार होता है, तो ये देरी क्यों हो रही है? सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, अब तो 5 दिन हो चुके हैं, ये देरी क्यों हो रही है? लोगों को इंतजार है, कार्यकर्ताओं को इंतजार है, कुछ खुद मंत्रियों को इंतजार है, अफसरों को इंतजार है। कितना इंतजार करेंगे? बिल्कुल जी ना, सबकी नज़र इस बात पे लगी हुई है कि अब कैबिनेट भी बन चुकी है, लेकिन जो पोर्टफोलियो बंटने हैं, जो दायित्व बंटने हैं, जो विभाग बंटने हैं, वो कब बंटेंगे और किस मंत्री को कौन सा विभाग बंटेगा, इसको लेकर मंत्रियों में भी मंत्री भी टकटकी लगाए बैठे हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि स्टेट लेवल पर इस पर पूरा होमवर्क किया जा चुका है, लेकिन कुछ बातें हैं जो इसमें देखने को मिल रही है कि पहले एक कोशिश रही है कि जो पूर्व में मंत्री रहे उनको उनके विभाग ही सौंप दिए जाएँ, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही या जो विवादों में रहे। अगर हम रेखा आर्य के विभाग की बात करें तो महिला सशक्तिकरण विभाग एक ऐसा विभाग रहा जो पिछले 4 सालों में लगातार चर्चा का विषय बना रहा। इसके अलावा जो श्रम विभाग है, वन मंत्री हरक सिंह के पास ये विभाग था, इस विभाग में भी लगातार विवादों में बना रहा। श्रम बोर्ड का जो कार्यालय है वो विवादों के घेरे में रहा। तो हो सकता है कि इन तमाम डिपार्टमेंट पर मंथन चल रहा हो। चाहे हम कोऑपरेटिव सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, धन सिंह जो राज्य मंत्री उनके पास कोऑपरेटिव रहा है, लेकिन कोऑपरेटिव में भी अभी हरिद्वार में पिछले 2 दिनों में जो वहाँ पर 4th क्लास की भर्तियां होनी थी, उसमें बड़े पैमाने पर धांधली की बात सामने आई है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से ये भर्तियों पर रोक लगा दी है। तो इन सारी चीज़ों पर मंथन चल रहा है और मुझे लगता है कि स्वयं तीरथ सिंह रावत ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते, क्योंकि समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। एक बात जो अमूमन कही जा रही है, देखिए मंत्रियों को सुनील, आपने एक बात कही कि रिस्क भी नहीं लेना चाहते। एक और बड़ी जरूरी चीज, क्योंकि आप वहां पर ग्राउंड पर हैं, आप कार्यकर्ताओं में भी आपने बातचीत सुनी होगी, मंत्रियों की जुबानी भी, बहुत गुंजाइश है क्या कि कुछ बहुत बड़ी तब्दीली करें? क्योंकि फिर इंटरनल इनफाइटिंग्स शुरू हो जाएंगी और पार्टी को आगे इलेक्शन में जाना है, उससे पहले बाई इलेक्शंस, बहुत ज्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा? देखिए जीनत, 2 चीज़ें हैं। तब्दीली अगर नहीं भी हों बड़े पैमाने पर, तो ये हो सकता है कि मंत्रियों को बहुत सारे विभाग ऐसे हैं, अगर हम पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की हम बात करें तो 45 से अधिक डिपार्टमेंट्स, जिसमें पीडब्ल्यूडी जैसा हैवीवेट डिपार्टमेंट था, हेल्थ सेक्टर हो गया, पूरी तरह से ये सीएम के पास थे। जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है कि तीरथ सिंह रावत नहीं चाहेंगे कि वो इतने सारे विभाग, खासकर चुनावी साल में, वो अपने पास रखें। ये डिपार्टमेंट किसी सीनियर मिनिस्टर को ही देने होंगे, क्योंकि बड़े डिपार्टमेंट हैं। तो ये किसको दिए जाएं, इस पर भी पूरी तरह से मंथन चल रहा होगा। और दूसरी बात, जो विवादास्पद डिपार्टमेंट्स रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि श्रम विभाग, यहाँ पर श्रम बोर्ड का जो कार्यालय है वो लगातार विवादों के घेरे में रहा। आपने देखा कि वहाँ से खुद त्रिवेंद्र रावत ने मंत्री हरक सिंह रावत को ही पूरे डिपार्टमेंट से हटा दिया था। तो ये दोबारा ये स्थिति ना बने, इसलिए इस पर भी विचार मंथन चल रहा है। और हो सकता है कि यही कुछ कारण हैं कि पिछले 5 दिनों में अभी तक पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं हो पाया, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है आज ये पोर्टफोलियो का बंटवारा हो सकता है। बहुत संभावना इस बात की है। नजर बना के रखेगा, अपडेट्स इस पर भी लेंगे। तो 2 बड़ी बातों का जिक्र हुआ। जो विभाग पहले मुख्यमंत्री के पास थे उनमें हो सकता है कि कुछ बाकी के मंत्रियों को दिए जाए, लेकिन क्या जो मंत्रियों के पास पहले विभाग थे उसमें तब्दीली होगी? इसी वजह से शायद पेच फंसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर आ रही है कि तीरथ कैबिनेट की दूसरी मीटिंग कल होगी। सचिवालय में सुबह 10 बजे होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला संभव है। बताया जा रहा है कि गैरसैंण कमिश्नरी को लेकर भी बैठक में कोई फैसला हो सकता है।
देहरादून में फॉरेस्ट फायर को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने मीटिंग ली। सभी जिलों के जिलाधिकारियों से सीएम ने फीडबैक लिया। अब कैंपा के तहत 10,000 वन प्रहरी नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें 50% महिलाएं होंगी। वन प्रहरियों को 7,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। आग बुझाने के लिए अब चॉपर की भी मदद ली जाएगी। आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने बिपिन रावत को जन्मदिन की बधाई दी और भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से आशीर्वाद मांगा। और इसी बीच हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व कांग्रेस नेता पूनम भगत के घर की कुर्की के आदेश जारी हुए हैं। बहू की दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने 2,500 का इनाम भी घोषित किया हुआ है। ज्वालपुरी कोतवाली पुलिस घर की कुर्की की तैयारी में फरवरी में पूनम की बहू यशिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसके बाद से पूनम भगत और उनका बेटा फरार है। हरिद्वार में एक नागा बाबा का रौद्र रूप देखने को मिला। गुस्से में तिलमिलाए नागा बाबा ने हर की पैड़ी पर एक फक्कड़ साधु की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि फक्कड़ साधु ने नागा बाबा को लेकर कोई टिप्पणी कर दी। इसके बाद उन्हें गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। था और यहाँ से सीढ़ियों से नीचे भी डाल दिया था और उसके बाद में वो मार दिया। वो उधर को चला गया और बाद में नागा बाबा अपना कम्बल लेकर के वो भी बाद में इधर को चले गए। उस समय कोई पुलिस वाला नहीं था सर। टिहरी में ग्रामीणों ने कूड़ा में ट्रेंचिंग ग्राउंड का विरोध शुरू कर दिया है और ट्रेंचिंग ग्राउंड का काम शुरू होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ग्रामीणों का कहना है कि भीलगंगा, भागीरथी और घृत गंगा नदियों के नाम पर टिहरी का नया त्रिहरी पड़ा था इसका नाम, और घृत गंगा का उद्गम स्थल कुट्ठा है। भले ही आज घृत गंगा विलुप्त हो गई हो, लेकिन ग्रामीणों की आस्था और भावनाएं इससे जुड़ी हैं। प्रशासन को चाहिए कि वो शहर के बाहर ट्रेंचिंग ग्राउंड का निर्माण कराए, जिससे लोगों की आस्था और आसपास के वातावरण को नुकसान ना हो। ट्रेंचिंग ग्राउंड की आवश्यकता है, लेकिन ये उस जगह होना चाहिए जिस जगह आबादी ना हो और वहाँ की आबादी प्रभावित ना हो, जलवायु प्रभावित ना हो। इस जगह पे आप देखेंगे ये यहाँ पे क्या है, ये टिहरी जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम पहले त्रिहरी था। ये 3 नदियों का संगम था, भागीरथी, बिलंगना और घृतगंगा। और जिस स्थान पर ये ट्रेंचिंग ग्राउंड इन्होंने प्रस्तावित किया है वो घृतगंगा का उद्गम स्थल है, घृतगंगा का मुहाना है। वो ये प्रकरण संज्ञान में नहीं है, आपने कहा है तो हमने नोट कर लिया है और इसको फिर दिखवा लेंगे कि क्यों नहीं। रोजगार पहाड़ में एक बड़ी समस्या रही है। हालांकि कई लोग मुर्गी पालन के साथ बकरी पालन से जरूर पहाड़ में जुड़े हैं। अब लोग सुअर पालन कर स्वरोजगार कर रहे हैं। पहाड़ में पिग फार्मिंग भी अब स्वरोजगार का जरिया बन रहा है। खुरपाताल में दीवान सिंह के परिवार ने इसे आय का जरिया बनाया। किसान दीवान सिंह के दोनों बेटे इस काम से जुड़े हैं, तो गांव के पास ही सूअरों का प्रजनन कर इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए इन पालतू सूअरों के लिए बाड़े तैयार किए गए हैं और इससे जुड़े किसान अब अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं। ये मेरे कोई मित्र थे वहाँ यहाँ पे नैनीताल पे, तो उन्होंने मुझे ये जगह देखकर उन्होंने कहा कि इस काम के लिए सबसे अच्छा है, घर से दूर है और ये काम करके आप ट्राई करके देखो। तो लोग बाहर जा रहे हैं, उन्होंने अपने ही उसमें करना चाहिए, पोल्ट्री फार्म करें, मधुमक्खियों का करें। तो ये तो लोगों का खाली वो है कि हम वो मेहनत करना नहीं जानते। साहब मेहनत अगर करें तो पहाड़ में हमारे बुजुर्ग कैसे रहे, उन्होंने कैसे खेत बनाए, आज तो बच्चे बिल्कुल वो नहीं कर रहे। दरअसल दीवान सिंह के बेटे ने इस स्वरोजगार को शुरू किया और अब इसमें अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसे फायदे का सौदा बता रहे हैं। वास्तव में सर स्वरोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया होगा, इसीलिए हमने ये चाहा था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जाए। एक तो प्रवासी लोग जो यहाँ पर आए हैं, बाहर से आए हैं, वो इससे गाइडेंस ले सकते हैं और इससे उनको फायदा हो सकता है। बहरहाल सरकार का फोकस है कि लोग अपने घरों में स्वरोजगार से जुड़े और पलायन को भी रोका जा सके। ऐसे में इन लोगों ने ये साबित भी किया कि पहाड़ में रहकर भी रोजगार किया जा सकता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।
में जिला पंचायत का कारनामा देखने को मिल रहा है। जिला पंचायत की अपनी पार्किंग होने के बावजूद जहां उस पर 1 महीने से ताले लटके हुए हैं, तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों की गाड़ियां खुलेआम सड़क पर पार्क होने से ट्रैफिक जाम हो जाता है। जिला पंचायत सदस्य भी इस बात को मानते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने पार्किंग की समस्या को जल्द दूर करने की बात कही है। जब हमारी बैठकें होती है, जब सदन चलता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी पार्किंग की समस्या होती है। जब पार्किंग बनी हुई है जिला पंचायत की, तो जो जितनी भी गाड़ियां जो बाहर में खड़ी हैं और जिससे आवाजाही में भी दिक्कत होती है, ज़रूर है कि वो नीचे पार्किंग में हमारी खड़ी होनी चाहिए। जब भी हम आते हैं तो हम तो डायरेक्टली अपने ऑफिस में जाते हैं। मुझे नहीं मालूम होता कि हमारी गाड़ी पार्किंग में है या नहीं है। दिखवा लूँगी, इस बारे में मैं जानकारी लूँगी और गाड़ियों को भी व्यवस्था देख लूँगी कि कहाँ पे रही है, कहाँ पे नहीं। और पार्किंग बना रखी है, इसीलिए हमने पार्किंग बना रखी है। रुद्रप्रयाग में आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री संगठन ने 18,000 न्यूनतम वेतन, राज्य कर्मचारी घोषित करने सहित अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। आशा वर्कर्स का कहना है कि उन्हें प्रोत्साहन राशि नहीं, 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। हमें प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए और हम चाहते हैं हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। कोटद्वार से खबर है, जहां नजूल जमीन पर अतिक्रमण जारी है, लेकिन जमीन को खाली कराने में नगर निगम नाकाम साबित हो रहा है। लालबत्ती चौक से हॉस्पिटल तक 250 से भी ज्यादा अतिक्रमण मौजूद हैं, तो वहीं गाड़ीघाट इलाके में भी नगर निगम की जमीन पर सैकड़ों लोगों ने कब्जा किया हुआ है। हालांकि निगम प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और चिन्हीकरण के बाद कार्रवाई की जाएगी। आइडेंटिफाइड हुए हैं, वो भी इन्हीं लगभग 200 में से हैं। तो उसके बाद जैसे हमारी 62.5 बीघा लैंड है, उसमें भी बहुत सारे लोग अवैध रूप से काबिज हैं। तो बाद में जो भी डिसीजन होगा, वो डिसीजन के आधार पर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी काफी कम होने से फसलों को तो नुकसान की आशंका है ही, लेकिन सबसे ज्यादा मार यारसा गंबू के उत्पादन पर पड़ना तय है। बीते सालों के मुकाबले इस बार पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी काफी कम हुई है। उच्च हिमालयी इलाकों में पैदा होने वाले यारसा गंबू के उत्पादन के लिए भारी बर्फबारी जरूरी होती है। इसके उत्पादन के लिए -4 से -15 डिग्री तक का तापमान जरूरी होता है। बदलते मौसम के चलते इसके उत्पादन पर भी असर पड़ा। पहले जहां 3000 मीटर की ऊंचाई पर इसकी पैदावार होती थी, वहीं अब 3500 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर इसकी पैदावार हो रही है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाला यारसा गंबू लगभग 3000 की हाइट से शुरू होता था उच्च हिमालय क्षेत्र में, जो कि 4900 की हाइट तक जाता था। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी तो इसका पाया जाना लगभग 3500 मीटर से ऊपर शुरू हो गया है। इसका मतलब सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी तादाद कम होते चली जाएगी। यारसा गंबू की इंटरनेशनल मार्केट में भारी डिमांड है। इसकी 1 किलो की कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में इसकी सबसे ज्यादा पैदावार है, जो 20,000 से अधिक परिवारों की आय का जरिया है। बदलते मौसम के चलते अब इससे जुड़े ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ गई हैं। धारचूला विधायक ने तो सरकार से संभावित नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई है। तो सरकार ने निश्चित तौर पे इसमें जो है जो कीड़ा जड़ी का जो काम करते हैं, जो काश्तकार जाते हैं, उनके लिए कुछ सरलीकरण करना चाहिए और कुछ उनको आर्थिक मदद करनी चाहिए। 2013 के बाद यारसा गंबू का उत्पादन कम होती बर्फबारी के साथ गिरता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग ने पहाड़ के मौसम चक्र को खासा प्रभावित किया है, जिसका असर ग्लेशियर से लेकर ऊंचाई वाले इलाकों की बेशकीमती प्राकृतिक संपदा पर भी पड़ रहा है। पिथौरागढ़ से न्यूज 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के जंगलों में इन दिनों बुरांश के फूल जमकर खिले हुए हैं। हवालबाग की महिलाएं बुरांश के फूलों से हर्बल टी और जूस बनाकर बेचती हैं और इसकी मांग भी तेजी से मैदानी इलाकों में बढ़ रही है। अल्मोड़ा के हवालबाग में महिलाएं अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रही हैं। इन दिनों जंगलों में जमकर बुरांश के फूल खिले हैं, जिन्हें उपयोग चाय समेत कई उत्पादों में किया जा रहा है। गिलोय, बिच्छू घास और बुरांश से हर्बल टी तैयार की जा रही है। इसके साथ ही बुरांश का जूस भी काफी पसंद किया जा रहा है। बुरांश के जूस की मांग मुंबई में सबसे ज्यादा है।
और बुराश भी, और उसका जूस भी बनाते हैं, स्क्वैश बनाते हैं बुराश का। और वैसी आंवले का भी हम जूस भी बनाते हैं, अचार भी बनता है और स्क्वैश भी बनता है। सुखा के मतलब इसको बारीक बना के पिच्चू घास की हर्बल टी चाय में जो है बुराश का फूल है, इसको लोकल से मंगा के इसकी सफाई करके इसको भी चाय में हम इस्तेमाल करते हैं। आजीविका परियोजना की तरफ से महिलाओं का समूह बनाए गए जो अब स्वरोजगार कर अन्य लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। महिलाएं पहाड़ी उत्पादों को मैदान में पैकिंग कर भेज रही हैं। इस टाइम पे हमने 20 कुंटल बुरांस मंगाया हुआ है और हमारा इस साल का जो टारगेट है 400 कुंटल हमने बुरांस मंगाना है। कुछ बुरांस का तो हम स्क्वैश में यूज करेंगे और कुछ बुरांस हम हर्बल टी में यूज करेंगे। बुरांश की हर्बल टी की मांग तो महानगरों में तेजी से बढ़ रही है, जिससे अब पहाड़ी उत्पादों को भी नया बाजार मिल रहा है और महिलाओं को घर बैठे रोजगार भी मिलने लगा है। अल्मोड़ा से न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी की रिपोर्ट। खबर चंपावत से है। पर्यटन विभाग ने मिनी नैनीताल कहे जाने वाले श्यामला ताल को संवारने की कवायद शुरू कर दी है। चंपावत के सूखी डांग में बसा श्यामला ताल अभी तक पर्यटकों की नजर से दूर था। झील के संरक्षण के लिए पर्यटन विभाग ने शासन को 29 करोड़ का प्रस्ताव भी भेजा है। आंगन बनाए हैं ताकि झील का संरक्षण हो सके और वहाँ पर टूरिज्म गतिविधियाँ चालू हो सके। तो उसके लिए अभी जो एस्टीमेट का एक लगभग 29 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे हेडक्वार्टर को भेजा गया है। अगर वहाँ से स्वीकृति मिलती है तो फिर हम उसके एस्टीमेट्स बना के DPR बना करके उसको आगे अप्रूवल के लिए भेज देंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से बाघ का शव बरामद हुआ। बाघ का ये शव ढेला रेंज में मिला है। बाघ की मौत का कारण आपसी संघर्ष माना जा रहा है। बाघ के शव को दूसरे बाघ ने आधा खा भी लिया, जिसकी वजह से उसकी पहचान नहीं हो पाई है। टिहरी में पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया। रिंडौल गांव के युवक राजेश रतूड़ी का शव 9 मार्च को टिहरी झील के पास मिला। परिवार ने हत्या की आशंका जताई। छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने पुलिस टीम को 2500 रुपए के इनाम देने की बात कही है। उर्फ गम्मा को गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्त की निशानदेही से मृतक का मोबाइल फोन और बैग भी बरामद हुए हैं। और इस क्रम में हमारी जो पुलिस टीम है उसके उत्साहवर्धन के लिए उन्हें 2500 रुपए का नकद पुरस्कार भी जनपद स्तर से दिया जाए। हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अभी से अलर्ट मोड पर दिख रहा है। पुलिस प्रशासन ने नए शस्त्र लाइसेंस बनाने पर रोक लगा दी है, जिससे शस्त्र धारकों को एक बड़ा झटका लगा है। एसपी देहात कार्यालय में आई कई फाइलें वापस भेजी जा रही हैं। साथ ही जिन लोगों के पास अपने शस्त्र लाइसेंस हैं उनकी भी कुंडली खंगाली जा रही है, ताकि चुनाव के समय कोई उपद्रव न मचा सके।